जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो कोफिशिएंट होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक लेंथ वाला, एक एरिया वाला, एक वॉल्यूम वाला। यहाँ वॉल्यूम वाले की बात हो रही है, तो जौन भी टाइप वाले की बात हो रही हो उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन हम लिखते हैं। जैसे कि लेंथ वाले के लिए डेल्टा एल बाई एल लिख लेते हैं, और अगर एरिया वाले की बात हो रही है तो डेल्टा ए बाई ए लिख लेते हैं। वॉल्यूम वाले की बात हो रही है तो डेल्टा वी बाई वी लिख लेते हैं। ये आपका लेंथ में जो स्ट्रेन आएगा, ये एरिया में जो स्ट्रेन आएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। और हर परिस्थिति में क्या होता है, कोई भी स्ट्रेन हो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। आप थीटा कह लो, चाहे उसे आप टी कह लो, तो चाहे डी टी या डेल्टा टी कह लो। टेम्परेचर बोलना सही नहीं था, टेम्परेचर का चेंज बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे अल्फ़ा लिखते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है तो बीटा लिखते हैं, और यहाँ पे गामा लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा में आप आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए रिलेशन डेवलप किए थे। क्या था कि 1, 2 और 3 के रेशियो में कहानी मेंटेन थी। तो आप अब इसे और इसे हटा दो, क्योंकि हमारा कंसर्न इस क्वेश्चन में ओनली गामा से होने वाला है। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर द एक्सपेंशन, ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी गामा डेल्टा टी के बराबर हो गया। और अगर हम यहाँ पर बहुत छोटे सेगमेंट को डील करें तो ये डेल्टा वी नहीं होगा, ये डी वी हो जाएगा, और ये डेल्टा टी नहीं होगा, ये डी टी हो जाएगा। छोटे सेगमेंट को इसलिए डील करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो गामा है ऐसे अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो एवरेज आएगा। और हम यहाँ पर ऑप्शन से भी देख पा रहे हैं कि आपका जो ये गामा है टी पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी ऑप्शन देख करके चले, कांस्टेंट तो नहीं है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दीज आर नॉट इक्वल थिंग। सो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस को एवरेज के बराबर नहीं कह सकते, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग अलग निकालेंगे। ये एवरेज वैल्यू गामा की आएगी यहाँ से, और यहाँ से इंस्टेंटेनियस आएगी, और इंस्टेंटेनियस ही हमें यहाँ पे निकालनी है। अब इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ आया होगा कि हमें डी और डी की रिक्वायरमेंट है। जो आपको ऐसे क्लिक नहीं किया तो आप इसे काम करो, लिखो ऐसे 1/v देन इधर डी अपॉन डी। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि डी यहाँ प्रेजेंट है, मतलब v का डिफ्रेंसिएशन करना होगा t के रिलेटिव में, तो फिर डी आ जाएगा। जो आ जाएगा यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो v का डिफरेंशिएशन हमें t के रिलेटिव में करना है, ठीक बात है। इसके लिए हमें v और t के बीच में एक रिलेशन चाहिए होगा। ये देखिए रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें लूप होल ये है कि ये v और t के बीच में नहीं है, ये p और t के बीच में है। तो कोई बात नहीं, हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से p को एलिमिनेट करेंगे और v और t के बीच में एक रिलेशन बना लेंगे। तो ये जो आप p देख रहे हो, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से चेंज करने जा रहे हैं, और p की जगह लिखने जा रहे हैं nRT अपॉन v। ये कोई मुश्किल बात तो मैंने कर नहीं दी, PV इक्वल टू nRT से आया है, और इसके बाद मैंने t क्यूब लिख दिया। और nr इसे आप भूल जाओ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर बस t की पावर देख लो कितना आया है, नेट 4 आया है। और इसके बाद में यहाँ पर कांस्टेंट जो आया उसे c लिखो, और आगे v लिख दो। v की पावर आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो 1 मान लो। ये रिलेशन जो आया है, अब इसकी हेल्प से हम डी निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही निकालना। एरर का जो आप एनालिसिस किए थे उस पर आप अपना ध्यान अटेंशन ले जाएं तो बेहतर होगा। आप सीधा इसको जो है ना टी के रिलेटिव में या वी के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा, बट लेंदी हो जाएगा। तो बेटर विल बी कि एरर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें। वो ये था कि आप इसका पहले लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों स्टेप, बट आपको इसके बाद में जो 2 स्टेप होने का तीसरा आएगा, सीधा लिखना आना चाहिए। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बट माइट भी आपका ये फर्स्ट टाइम हो, तो फिर मैं दोनों स्टेप यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि पहले लॉग लेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये t की पावर 4, ये हो जाएगा 4 log t, और ये आपका c का हो जाएगा log c, और फिर v की पावर 1 का हो जाएगा 1 इंटू लॉग v। और अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t,
तो ये हो गया 4 × 1/t और t का डिफरेंशिएशन dt, ये फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये 1 इसको आप लिखो चाहे रहने दो, log v ये 1/v हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन v हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4 dt/t इक्वल टू dv/v। यहाँ पे 1 लिखा रहने दो, गुड फेल आएगा। ये आपको जो आया ना, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचे ना, बीच में जो 2 स्टेप मिले ना, इसे कोशिश करो रिड्यूस करने का, डायरेक्ट लिखने का। इजी है, कैसे कि भाई आप t की जगह लिख दो dt/t, v की जगह लिख दो dv/v, और जो ये एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मैंने देखा जाए तो इतनी थोड़ी सी देर में एरर पूरा तो नहीं, जो आता है यू कैन से उसका मोर देन 50% पार्ट पढ़ा दिया। ये आपकी रिलेटिव एरर है। और dt की ओनली बात करें तो ये एब्सोल्यूट एरर है, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर हो जाएगी। अब आप सोचो क्या ये रिलेशन आपकी हेल्प कर सकता है गामा को निकालने में? तो आप रियलाइज़ करोगे ये हेल्प कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। बस इसी को आप रीअरेंज करो तो ये पूरा का पूरा आपको इसी में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। वो कैसे? ये बस dt उठाओ, यहाँ जहाँ लिखा है ना लेफ्ट में, उसको राइट में ले आओ, तो ये आ जाएगा 4/t, देन यू गेट dv एंड देन डिवाइडेड बाई v देन dt। यही आपका गामा के बराबर हो गया और यही आंसर हो गया 4/t। जिस प्रकार से हमने किया है, आपको अगर कंसेप्ट भेजे में ढंग से उतर गया होगा तो फिर आपको समझ में आया होगा कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ना पेन वैन नहीं उठाएंगे, सीधा आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ 3 आया ना तो यहाँ 4 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ तो आप देखो तुरंत कर दोगे। पीटी की पावर अगर मान लो कहीं 5 लिखा है और ये कांस्टेंट है, बताओ गामा कितना आएगा? तो यहाँ 5 लिखा है ना, जब यहाँ 3 लिखा था तो यहाँ 4 आया था, यहाँ 5 लिखा है तो आंसर 6/t आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन समटाइम बहुत आसान हो जाया करते हैं। मैं इसको इतना डिटेल में क्यों बताया कि ये एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसी से इन्होंने इंस्पायर होकर दे दिया है। किया क्या केवल उन्होंने यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया है, और जो जेई में आया था एडवांस में वो 3 नहीं लिखा था, वहाँ 2 लिखा था, तो दैट टाइम आंसर क्या था? 3/t था। तो आप कंसेप्ट समझ गए, तो अगर याद नहीं भी रहा होगा तो आप कर ले जाओगे।